ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक थ्योरम है। उसने कहा इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस एस एंड पी ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो है ना ये इसकी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड्स गिवन ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से आप सिंपली इसको दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें यहाँ ले जाके, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला निकल आता है। उसके बाद वो आपको एग्जांपल देता है, वी रैंडमली पिक 2 टेलीविजन सेट्स इन सक्सेशन फ्रॉम अ शिपमेंट ऑफ 240 टेलीविजन सेट्स ऑफ विच 15 आर डिफेक्टिव, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बोथ बी डिफेक्टिव। जब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं, उसने कहा हम रैंडमली किसी जो है ना 240 टेलीविजन का सेट्स है, उसमें 15 डिफेक्टिव है, हम रैंडमली एनी 2 उठाते हैं। तो उसने कहा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों हमारे पास जो है ना वो डिफेक्टिव पीसेज हों, जो हमने दोनों उठाए हैं। ऑब्वियसली हम देखें, हम अगर 15 अब हम डिफेक्टिव हो, अगर एक हमने कोई एक डिफेक्टिव लेना हो तो ऑब्वियसली हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में 15 है जो डिफेक्टिव है। टोटल 15 डिफेक्टिव है, तो हम क्या करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 250 कर लेंगे। तो हमारे पास एक किसी जो हम वहाँ से एक यानी टेलीविज़न एक उठाएँ, उसमें से किसी एक जो हम कोई भी एक रैंडमली उठाते हैं तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। जब हम ऊपर डिफेक्टिव वाले रखेंगे नीचे टोटल वाले रखेंगे तो हमें उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि कोई हम जो रैंडम उठाते हैं उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। लेकिन उसने कहा है हम 2 उठाएँ, तो ऑब्वियसली जब हमने एक उठा लिया, एक डिफेक्टिव पीस वहाँ से उठा लिया, हमने कहा कि फर्स्ट एक जो हम उठाते हैं उसके उठाने की प्रोबेबिलिटी है 15/240। लेकिन जब हम एक उठा चुके हैं तो पीछे डिफेक्टिव कितने रह जाएंगे 14 और टोटल कितने रह जाएंगे 239। तो दूसरा उठाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 14/239। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। तो ये क्या है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद आ जाए, कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली ड्राइंग Find the probability of randomly drawing two S's in succession from an ordinary deck of 52 playing cards if we अच्छा सैम्पल अब विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले उसने कहा हमने 52 प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास टोटल है, हमने 2 एस उठाने हैं, मतलब जो ए वाले कार्ड्स होते हैं। हम कहते हैं पहले हमने क्या करना है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब हमने पहले विदाउट रिप्लेसमेंट उठाना है, फिर दूसरी बार विद रिप्लेसमेंट उठाना है। विदाउट रिप्लेसमेंट वो है जो हमने यहाँ किया है, मतलब हमने एक यहाँ से एक डिफेक्टिव पीस उठा लिया, फिर उसको रिप्लेस करके दूसरे वाले को नहीं उठाया, बल्कि हमने उसको विदाउट रिप्लेसमेंट एक उठाने के बाद हमने दूसरे में जो बाकी बचे उसमें से अगला उठाया। तो ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। और एक होता है विद रिप्लेसमेंट, वो होता है कि हम एक उठा एक की प्रोबेबिलिटी चेक कर लें, फिर उसको वापस वहीं रख दें, उसकी काउंटिंग दोबारा वही हो जाएगी, फिर दूसरे की प्रोबेबिलिटी चेक करें। तो उसने हमारे पास ये दोनों दे दिए हैं, हमें 52 प्लेइंग कार्ड्स टोटल दिए हैं, मतलब हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस जो है वो 52 है। उसने कहा वहाँ से आपने क्या करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली ड्राइंग 2 एसेस। दो हमने ऐसे हम एक उठा पहले हम एक उठा के देखते हैं। उसने कहा एक हमने अब टोटल हमारे पास ए वाले कितने कार्ड्स होते हैं 4 कार्ड्स होते हैं। तो अगर हम एक उठाते हैं उसमें से तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं वो 4 हैं। तो उनमें से एक उठाने की कितनी आएगी टोटल 4 हैं, तो 4/52 एक उठाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब उसने कहा कि विदाउट रिप्लेसमेंट हमने रिप्लेस नहीं करना। अगर हम रिप्लेस नहीं कर रहे तो जब हम दूसरा उठाएंगे तो इसमें से जो बाकी ए रह जाएंगे वो 3 होंगे और इसमें से कितने रह जाएंगे 51 कार्ड्स। तो अब ये वाला था विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, ये फर्स्ट पार्ट था। दूसरा पार्ट देखें, जब आप दूसरा पार्ट उठाते हैं एक उठाएंगे तो आपके पास 4/52 आएगा। फिर रिप्लेसमेंट के साथ आप कर रहे हैं, मतलब आपने जो कार्ड उठाया बाद में आप वापस उसी के अंदर उस कार्ड को रख के अब दूसरा ए उठाना चाह रहे हैं, दोबारा से ए को उठाना चाह रहे हैं, तो फिर आपके पास अगेन प्रोबेबिलिटी 4/52 आएगी। तो ये था विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकलता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला, कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं और डिपेंडेंट कब होते हैं। अगर एक इवेंट का होना किसी दूसरे इवेंट को जो है ना किसी दूसरे इवेंट को इफ़ेक्ट ना करे तो हम कहेंगे कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। और अगर किसी एक इवेंट का होना किसी एक इवेंट के अक्कर होने से दूसरा इवेंट जो है वो भी उसको वो उस इफ़ेक्ट हो रहा हो, जैसे हमने यहाँ देखा कि एक इवेंट के अक्कर होने से दूसरा इवेंट इफ़ेक्ट होता था, उसकी प्रोबेबिलिटी बदलती थी, तो आपने क्या देखा कि इसको कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। और इस केस में आपने देखा कि एक इवेंट के होने से हमने चूँकि रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट डाल दिया कि वो रिप्लेस करके हम दूसरे की चेक कर रहे हैं, तो एक इवेंट के होने से दूसरा इवेंट जो है ना वो इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, तो इस केस में इवेंट्स क्या होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब यहाँ हमारे पास एक डेफिनेशन है, आप उसको थ्योरम भी कह सकते हैं, कि जब भी उसने कहा जब वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन देता है
तो वो कहते हैं इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़। इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़। ये प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इफ़ एंड ओनली पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाए पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी के, क्योंकि वो कहता है कि जब भी आपके पास बेसिकली ये वाला था, ठीक है। उसने कहा जब भी आपके पास इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है ना वो इक्वल आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ही। और जब ये इक्वल आएगी तो इसकी जगह इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में आप क्या पुट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये रिज़ल्ट आपके पास ये हो जाएगा। तो उसने क्या बताया कि जब भी आपके पास दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होती है।